हेलो और नमस्कार दोस्तों। 18वीं G20 मीटिंग समाप्त हो गई और इस मीटिंग को सफल कहा जा रहा है। जिस तरीके से भारत ने इस मीटिंग की अगुवाई करी, उसके बाद भारत आने वाले समय में कुछ और बड़े आयोजन के लिए सक्षम हो चुका है, क्योंकि इस अगुवाई के बाद भारत पूरे विश्व में एक ऐसा देश बन गया है जो हर तरह के डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है। रूस और यूक्रेन का मुद्दा जिस तरीके से पश्चिमी जगत और रूस के बीच में छाया हुआ था, उसके बाद भी भारत ने सभी देशों को मना लिया कि हमें एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी करना चाहिए और उसके माध्यम से हमें आने वाले समय का खाका खींचना चाहिए। जिस समय चीन ने यह कहा कि वह G20 मीटिंग में नहीं आएगा, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं इस साल की मीटिंग भी बेनतीजा न रह जाए, लेकिन भारत ने इस मीटिंग को सफल बना दिया और चीन यहां पर फंस गया। चीन को आज ऐसा लग रहा होगा कि उसे इस मीटिंग में अवश्य आना चाहिए था। जी हां, वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बार मीटिंग में नहीं आए थे। उसकी जगह पर उन्होंने अपने प्रधानमंत्री ली कीयांग को यहां पर भेजा था। ऐसे में चीन केवल सांकेतिक रूप से यहां पर आया था। रूस भी यहां पर नहीं आया था, क्योंकि हो सकता था उसको यह लगा कि भाई पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध के लिए पूरे तरीके से उस पर आरोप लगा सकते हैं, और भारत के लिए अच्छा भी था कि रूस यहां पर नहीं पहुंचा। रूस के प्रतिनिधि आए हुए थे पर व्लादिमीर पुतिन यहां पर नहीं आए थे। ऐसे में रूस का नहीं आना यह भी भारत के लिए अच्छा रहा, क्योंकि फिर हो सकता था सारा जो फोकस है वह रूस और यूक्रेन मुद्दे पर ही रह जाता, जैसे कि 2022 के बाली सम्मेलन में हुआ था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इस G20 मीटिंग से भारत को क्या हासिल हुआ और भारत ने विश्व की अगुवाई कैसे करी। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। दोस्तों, G20 मीटिंग की जो सबसे पहली सफलता है वह है दिल्ली डिक्लेरेशन। जिस तरीके से भारत ने G20 में आए हुए सभी देशों को मनाया और कहा कि G20 एक इकोनॉमिकल कोऑपरेशन के लिए बनाया गया था, ऐसे में इसे पर्सनल मुद्दों के लिए ना खींचा जाए, और तब सभी देश तैयार हुए कि हाँ, हमें एक घोषणा पत्र जारी करना है। और G20 की इस 18वीं मीटिंग में भारत ने अपनी कूटनीति का ऐसा प्रदर्शन किया कि आने वाले समय में कई देश इसको अपना नजीर मान सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि G20 मीटिंग में जो दिल्ली डिक्लेरेशन यहां पर लाया गया, उसमें क्या क्या अहम मुद्दे थे। यहां पर जो डिक्लेरेशन को लेकर सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ रहा था वो आ रहा था यूक्रेन का युद्ध। लेकिन भारत ने यहां पर यूक्रेन के युद्ध की चर्चा ही नहीं करी। इसको लेकर पश्चिमी मीडिया कुछ हद तक भारत से खफा भी रहा, लेकिन उसके बाद भी भारत ने यहां पर यूक्रेन युद्ध को ऐसा दर्शाया कि जिसके शब्द को लेकर हर कोई भारत की वाहवाही कर रहा है। जी हां, भारत ने युद्ध को यह बताया कि आने वाले समय में पूरे विश्व को शांति के आधार पर चलना चाहिए। महात्मा गांधी का वह सिद्धांत जिससे महात्मा गांधी ने उन लोगों पर भी विजय प्राप्त करी जो कि उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। ऐसे में यूक्रेन युद्ध में भी हमें उसी प्रक्रिया का प्रयोग करना चाहिए जिससे विश्व में शांति प्रक्रिया बहाल हो, और जो मानवीय तरीका हमने ढूंढा है उस मानवीय तरीके से ही रूस और यूक्रेन युद्ध की समस्या का समाधान होना चाहिए। इस बात को पूरे विश्व ने माना। जी हां, G20 की मीटिंग में भारत की इस भाषा का हर किसी ने सम्मान किया और रूस और यूक्रेन युद्ध की चर्चा यहां पर नहीं की गई। आइए जानते हैं कि इस डिक्लेरेशन में और कौन से बिंदु यहां पर लिखे गए थे। दिल्ली घोषणा पत्र की जो अहम बातें यहां पर थी वह थी क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का आह्वान करना। घोषणा पत्र में आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा माना गया। इसमें आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई। आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह और भौतिक या राजनीतिक समर्थन से वंचित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया गया। व्यक्तियों, धार्मिक प्रतीकों और पवित्र पुस्तकों के विरुद्ध धार्मिक घृणा के सभी कार्यों की कड़ी निंदा की गई। घोषणा पत्र में मजबूत और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तेजी लाने के लिए हरित विकास समझौते और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर बल दिया गया। जाम्बिया, घाना और श्रीलंका जैसे विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और जरूरतों पर ध्यान देने की अहम सहमति बनी। सभी महिलाओं और बालिकाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार करते हुए
लैंगिक समानता को मूल रूप में रखते हुए जलवायु संकट से निपटने संबंधी कदमों में तेजी लाने की बात कही गई। इसमें छोटे हथियारों और हल्के हथियारों की अवैध तस्करी के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई और वहीं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF संस्थाओं के संसाधनों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की भी प्रतिबद्धता जताई गई। इस बात को लेकर हम कह सकते हैं कि दिल्ली डिक्लेरेशन आने वाले समय में पूरे विश्व को एक राह दिखाएगा। अब बात करते हैं सेकंड मुद्दे की, जिसने चीन को बहुत तगड़ा झटका दिया। जी हां, 2013 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने BRI अर्थात बेल्ट रोड इनिशिएटिव की शुरुआत करी, उसके बाद से ही वह एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ना चाह रहे थे और व्यापार की बढ़ोतरी चाह रहे थे। लेकिन यहां पर भारत ने एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिससे चीन को बड़ी समस्या हो गई होगी। जी हां, भारत ने यहां पर प्रस्ताव दिया एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ रहा है। इसमें UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल के माध्यम से रेल मार्गों को यहां पर बढ़ाया जाएगा, जिसके माध्यम से भारत मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के माध्यम से यूरोप में अपना ट्रेड करेगा। अगर यह पूरी प्रक्रिया सफल होती है तो भारत का ट्रेड लगभग 40% तक यहां पर बढ़ जाएगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। इधर जब इटली की राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रही थी तो वहां पर उन्होंने ऐसी इच्छा जताई है जिसका अर्थ यह निकाला जा रहा है कि हो सकता है BRI से इटली अपने आप को अलग कर ले, और अगर ऐसा होता है तो यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जी हां, जब CPEC बनाया गया था अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और यह गुजर रही थी POK से, यह भारत का हिस्सा है, फिर भी चीन और पाकिस्तान ने यहां से रोड गुजारने की कोशिश करी। भारत ने इसका खुलकर विरोध किया। इसलिए जब BRI का प्रपोजल भारत के पास आया तो भारत ने इसका खुलकर अपोज किया, क्योंकि CPEC भी इस BRI का एक हिस्सा है। ऐसे में अगर BRI का हिस्सा भारत बन जाता तो हो सकता है आने वाले समय में CPEC को भी लेकर यह मुद्दा उठाया जाता। अगर भारत BRI का हिस्सा है, ऐसे में CPEC के माध्यम से पाकिस्तान की संप्रभुता POK में मान ली है, अतः भारत ने इसका खुलकर अपोज किया। ऐसे में चीन के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। एक और जो यहां पर डिक्लेरेशन हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है बायोफ्यूल अलायंस। जी हां, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या इस समय पूरे विश्व में देखी जा रही है और 2023 सबसे कठिन साल देखा जा रहा है पर्यावरण के हिसाब से, ऐसे में भारत ने एक ऐसा प्रपोजल रखा जिसको लेकर पूरे विश्व ने मिलकर एक अलायंस बनाया और यह अलायंस बायोफ्यूल पर काम करेगा। देखिए, बायोफ्यूल क्या होता है? जितने भी बायोटिक एलिमेंट है उसके माध्यम से जो गैस बनाई जाती है जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में होता है उसे बायोफ्यूल कहा जाता है। और अगर बायोफ्यूल का प्रयोग बढ़ेगा तो इससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी और पेट्रोल और डीजल जो कि ऐसे ईंधन हैं जो आने वाले समय में खत्म हो सकते हैं, तो ऐसे में उनके विकल्प के रूप में भी इसे तैयार किया जाएगा। और अगर भारत ने बायोफ्यूल अलायंस के माध्यम से बायोफ्यूल की टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया और आने वाले समय में ऐसे रिजल्ट आए जो कि हमें एक अल्टरनेट सोर्स देंगे एनर्जी का, तो यह भी अपने आप में एक बड़ी सफलता है। जिस तरीके से पेरिस सम्मेलन के दौरान भारत ने सोलर अलायंस बनाया था, कुछ ऐसा ही यहां पर बायोफ्यूल अलायंस को भी देखा जा रहा है। सोलर अलायंस के बाद पूरे विश्व में सौर ऊर्जा को लेकर जागरूकता बढ़ी। ऐसे ही हो सकता है कि बायोफ्यूल अलायंस के बाद पूरे विश्व में बायोफ्यूल को लेकर एक जागरूकता बढ़े। अब इसके बाद एक और मुद्दा जिसको चीन अपने हक में उपयोग करना चाह रहा था, क्योंकि चीन की आदत है कोलोनाइज करना, तो ऐसे में जो मुद्दा है वो है अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना G20 में। तो G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया। ऐसे में सभी देशों ने भारत के इस कदम की सराहना करी और सभी एक मत से बोले कि G20 में अफ्रीकन यूनियन को आना चाहिए। अगर हम हाल की रिपोर्ट को देखें तो विश्व के सबसे तेज प्रगति करने वाले देशों में अफ्रीका के 6 देश शामिल हैं, तो ऐसे में अफ्रीकन यूनियन को यहां पे साइड नहीं किया जा सकता। 2002 में अफ्रीकन यूनियन की स्थापना की गई थी। यह अलग बात है कि अफ्रीकन यूनियन की स्थापना की गई थी पश्चिमी
देशों के उपनिवेशवाद से लड़ने के लिए, लेकिन आज के समय में उन्हीं पश्चिमी देशों ने G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया। ऐसे में अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली असुमानी ने प्रधानमंत्री मोदी के गले लगते हुए उनका आभार जताया कि वह अफ्रीकन यूनियन को इस ग्रुप में शामिल कर रहे हैं जो इस समय विश्व की अर्थव्यवस्था का अच्छा खासा प्रतिशत होल्ड करता है। तो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका था कि चीन यह सोच रहा था कि वह अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करवा कर पूरा श्रेय अपने लिए लेगा, लेकिन यहां पर जब चीन के राष्ट्रपति G20 सम्मेलन में आए नहीं, तो ऐसे में भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराकर पूरा श्रेय ले लिया। और ऐसे में अफ्रीका में भारत इस समय अच्छा खासा निवेश करना चाहता है और अफ्रीकी देश भी यह समझ रहे हैं कि चीन यहां पर उपनिवेशवाद ला रहा है, लेकिन भारत यहां पर सौहार्द लाएगा, यहां पर डेवलपमेंट लाएगा। ऐसे में अफ्रीकी देश भी भारत की ओर टिल्ट करते जा रहे हैं और यह भी चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक और मुद्दे पर यहां चर्चा हुई, वह मुद्दा था 6G का मुद्दा, अर्थात टेलीकम्युनिकेशन में छठी जनरेशन। इस समय 5वीं जनरेशन लगभग पूरे विश्व में यूज हो रही है। जी हां, अगर हम 5G की मार्केट को देखें तो 5G की मार्केट में चीन का दबदबा है, चाहे वह टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मोबाइल फोन मार्केट हो, हर तरफ चीन का ही दबदबा यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत ने विश्व के देशों से यह कहा कि हमें 6G को लेकर काम करना चाहिए। ऐसे में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और उसके सिस्टम को तैयार करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और अगर भारत यह करने में सक्षम रहा तो भारत मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन में भी चीन को पछाड़ देगा, क्योंकि वर्तमान समय में विश्व में भारत दूसरे नंबर पे है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन समस्या यह है कि भारत की एक भी कंपनी इस समय यहां पर नहीं है। जो भी कंपनियां यहां पर निवेश कर रही हैं वो सभी यहां पर विदेशी हैं। ऐसे में अगर भारत अपनी पॉलिसी को थोड़ा बहुत चेंज करेगा तो इससे हो सकता है विदेशी कंपनियों को घाटा हो, यहां से भाग जाएं। लेकिन भारत को धीमे धीमे अपने देश की कंपनियों को यहां पर बढ़ावा देना पड़ेगा, जिससे मोबाइल मार्केट में भारत अपनी मोनोपोली धीमे धीमे बढ़ा सके। तो दोस्तों, पूरे G20 मीटिंग को लेकर यहां पर थी मेरी समीक्षा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बड़ा पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।